और आज का है लेक्चर 4 जिसमें पहला टॉपिक है लॉ ऑफ टॉट्स। टॉपिक क्या है, ये पूरी बुक है, पूरा चैप्टर है जिसको अपन समझेंगे। ये जो वर्ड है लॉ ऑफ टॉट्स या जो सिंपल वर्ड है टॉट्स, ये टॉट्स डेराइव्ड किया है, यानी कहाँ से लिया गया। ये जो वर्ड है ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ना ही फ्रेंच वर्ड है, ये है लैटिन वर्ड है। लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। जो लैटिन वर्ड है वो है टॉर्टम। क्या वर्ड है? टॉर्टम, जिसका फ्रेंच में ही मीनिंग होता है टू ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना। अगर इसको इंग्लिश भाषा में देखा जाए, अंग्रेजी भाषा में अगर इसको चेंज किया जाए तो टॉट वर्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ, क्रूक्ड यानी सही से नहीं है, जो अनलॉफुल जो कि कानूनी तरीके से गलत है। और ज़्यादा सिंपल वे में समझना है तो टॉट का मतलब होता है रॉन्ग, जो कि सही नहीं है, विच इज़ रॉन्ग, गलत है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि टॉट कोई कानून नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नो सेक्शन। टॉट के लिए आप जब भी टॉट की पूरी एग्ज़ाम देंगे, टॉट को पढ़ेंगे, तो टॉट में आपको कोई भी सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप आईपीसी पढ़ोगे, सीआरपीसी पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे, डाइवोर्स एक्ट पढ़ोगे, डाइवोर्स लॉ पढ़ोगे, इंटरनेशनल एक्ट पढ़ोगे, एविडेंस एक्ट पढ़ोगे आगे जाके, तो उसमें सबको अपन को पर्टिकुलर सेक्शन वाइज याद करने पड़ेंगे कि इस सेक्शन में ये क्या है और वो क्या है। नो सेक्शन इन द टॉट्स। आपको कोई सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया हुआ है उसको समझ के पेपर में लिखना है। सिंपल चीज़ है इसमें। नो एक्ट वॉज पास्ड। अभी तक टॉट को लेकर कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ है, कोई भी कानून नहीं बना है, किसी भी पार्लियामेंट में बिल नहीं गया है कि इस टॉट को लेकर कोई कानून बनाया जाए। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो टॉट वर्ड है, इस टॉट वर्ड जो है ये सारी पूरी दुनिया में यूके, यूनाइटेड किंगडम ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वहाँ पे वो मानते थे कि वो ज़्यादा सिविलाइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं। तो हर छोटी सी छोटी चीज़ में भी वो अपने कानूनों का, अपने लीगल राइट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। यानी कि मैं अगर सिंपल भाषा में टॉट को समझाऊं तो एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का लीगल राइट को वायलेट करता है, इन्फ्रिजमेंट करता है, वायलेट यानी कि शोषण करता है, इन्फ्रिजमेंट यानी कि उसको भंग करता है, तो आप केस फाइल कर सकते हो अंडर द केस ऑफ लॉ या अंडर द केस ऑफ टॉट, लॉ ऑफ टॉट। लीगल राइट यानी लीगल राइट का मतलब है कि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश के कानून ने आपको क्या क्या राइट दे रखे हैं, और उस राइट को अगर दूसरा व्यक्ति वायलेट करता है, इन्फ्रिजमेंट करता है, ब्रीच करता है, इसमें होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और एक होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन दोनों कंडीशन में आपको लीगल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप केस फाइल कर सकते हो। तो जब आपका सवाल होना चाहिए कि सर जब सेक्शन नहीं है, कोई एक्ट पास नहीं हुआ है, तब आप डिसीजन कैसे दोगे? जब भी केस आएगा तो डिसीजन तो होना चाहिए। तो डिसीजन जो है इस लॉ ऑफ टॉट में डिसीजन होगा जुडिशियल डिसीजन के बेस पर होता है, और जो भी केस लॉ होता है उसके बेस पे होता है। सर ये क्या है? तो आप समझो, यानी कि किसी भी केस में रिलेटेड ऑफ द टॉट्स, किसी भी केस के अंदर क्या सज़ा देनी है, क्या कंपनसेशन देना है, क्या डैमेजेस है हुए हैं, क्या इंजरी हुई है, वो केवल और केवल जज डिसाइड करेगा। तो जिसको कहते हैं जुडिशियल डिसीजन, यानी जज अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेक, दिमाग लगाकर इस तरीके के केसेस में डिसीजन सुनाता है। जस्ट एग्जांपल एक आपके सामने रखता हूँ कि आप फ्लैट में रहते हो, आप एक मकान में रहते, फ्लैट है जिसके ऊपर कोई और भी रहता है। ऊपर वाला मकान मालिक रोज ड्रिल मशीन से आपकी छत को या उसके आंगन को, आपकी छत हुई तो उसका आंगन हुआ, कुछ ना कुछ उस पर ड्रिल मशीन से करता रहता है, जिससे आप जो नीचे रहते हो शोर शराबे से आप परेशान हो। तो आपने आपके पास में लीगल राइट है, वो आपको लगता है कि लीगल राइट वायलेट हुए हैं, तो आप उसके केस को फाइल करोगे। लेकिन वो जज डिसाइड करेगा
कि जो वाइब्रेशन है उस ड्रिल मशीन की वो कितनी है, वो सच में आपके लीगल राइट को वायलेट कर रही है या नहीं, आपकी इंजरी कितनी हुई है, आपके डैमेजेस कितने हुए हैं। हाँ, पीस ऑफ माइंड जो है वो अगर हार्म हुआ है वो मानता हूँ, लेकिन डैमेजेस कितने हुए हैं, इंजरी कितनी है, वो कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ जज डिसाइड करेगा। तो पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है जुडिशियल डिसीजन पर और केस लॉ पर टिका हुआ है। केस लॉ क्या है? जैसे जैसे केस आए वैसे वैसे उसके पीछे डिसीजन आए, वही केस लॉ बन गए। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट है आपके पास में फ्रेम आएगी टॉर्ट फीजर। इसको क्या पढ़ेंगे? टॉर्ट फीजर। तो क्या टॉर्ट फीजर क्या होता है? जो व्यक्ति टॉर्ट करता है, जो व्यक्ति टॉर्ट करता है, टॉर्ट का मतलब है जो व्यक्ति अनलॉफुल काम करता है, जो व्यक्ति गलत काम करता है, रॉन्ग काम करता है, उसे टॉर्ट फीजर कहेंगे, उसे टॉर्ट फीजर कहेंगे। समझ में आया? टॉर्ट फीजर कैन बी अ वन पर्सन एंड कैन बी अ अदर पर्सन। ये कैसे? देखो, टॉर्ट जो है, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मैं टॉर्ट फीजर कहलाऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कंपनी है, एक कंपनी है जिसका डायरेक्टर हूँ मैं और एम्प्लॉय हो आप, ठीक है। मेरे कहने पर आपने कोई काम किया है कंपनी के अकॉर्डिंग और जिसकी की वजह से किसी और के लीगल राइट्स जो हैं वायलेट हो गए हैं, तो टॉर्ट फीजर में यानी वो आदमी केस उस व्यक्ति पर भी कर सकता है, एम्प्लॉय पर भी कर सकता है और मेरे ऊपर भी कर सकता है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के ऊपर भी कर सकता है, जबकि मैंने पर्सनली वहाँ जाकर कोई उसके साथ में रॉन्ग डीड नहीं किया, रॉन्ग काम नहीं किया है। समझ में आया? एक और सिंपल, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट, मतलब मालिक और नौकर के बीच में क्या है कि जैसे मैं मालिक हूँ और मेरे एक नौकर है और मेरे एक कुत्ता है, उसको मैं नौकर को बोलता हूँ कि रोज़ सुबह उसको या शाम को घुमाने लेके जाना है बाहर पार्क में। वो नौकर वैसे ही करता है। अगर वो कुत्ता किसी को काट लेता है ना, अगर वो कुत्ता किसी को काट लेता है तो आगे वाला व्यक्ति नौकर पर भी केस फाइल कर सकता है और मेरे पर भी कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको कहा था, क्योंकि वो मेरा सर्वेंट है। जैसे वही है ड्राइवर और ओनर, जैसे मैं कार का मालिक हूँ, मेरा ड्राइवर है, मैं कार में बैठा हूँ या नहीं बैठा, ड्राइवर ने नॉन इंटेंशनली या इंटेंशनली किसी का डैमेज कर लिया, किसी की इंजरी कर दी, जैसे कि किसी के घर के आगे लिखा हुआ नो पार्किंग और उधर उसने पार्क कर दिया, तो वो व्यक्ति नौकर पर भी यानी कि ड्राइवर पर भी केस फाइल कर सकता है और कार के ओनर पर भी, मेरे ऊपर भी। इसका मतलब है टॉर्ट फीजर जो है, टॉर्ट फीजर का मतलब क्या होता है? हु कमिट्स द टॉर्ट, जो टॉर्ट को करता है। इट कैन बी अ वन पर्सन और इट कैन बी अ अनदर पर्सन। ओके, व्हाट डज इट मीन अबाउट द टॉर्ट फीजर? हु कमिट्स द टॉर्ट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हु commits the tort. And what does mean it torts? Tort means whatever is wrong deed, wrong happens, जो भी गलत काम हुए हैं, जो भी गलत है, उसको टॉर्ट कहते हैं। क्लियर हो गया माइंड में? अब एक डेफिनेशन को अपन समझते हैं, एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है टॉर्ट की, उसको अपन लेते हैं। पहले इसको देख लेते क्या लिखा हुआ है। टॉर्ट्स इंक्लूड्स सिविल रॉन्ग। क्या बोल रहा हूँ मैं? टॉर्ट्स इंक्लूड्स सिविल रॉन्ग डन बाय वन पर्सन टू अनदर विच कॉजेज डैमेजेस एंड इंजरी, वेदर सच डैमेजेस और इंजरी वॉज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। यानी कि टॉर्ट में क्या क्या शामिल है? सबसे मेन चीज सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग टॉर्ट में शामिल नहीं होगा। ये इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि 99% केसेस में जो भी सिविल रॉन्ग है वो टॉर्ट में आएंगे। सिर्फ 1% कुछ केसेस होते हैं सर, जस्ट लाइक अ बैटरी एंड असॉल्ट, जिसके अंदर वो टॉर्ट में आएंगे, जो कि क्रिमिनल लॉ में भी आते हैं, आईपीसी में भी आते हैं, सीआरपीसी में भी आते हैं और वो टॉर्ट में भी आएंगे। लेकिन 99% जो भी सिविल रॉन्ग है वो टॉर्ट में कहलाएंगे। सर ये भी सिविल रॉन्ग क्या है? तो बेटा सिविल रॉन्ग है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन या कोई भी कंपनी, कोई भी
इंडिविजुअल बॉडी, कोई भी बॉडी आपके लीगल राइट को हार्म करता है, आपके लीगल राइट को हार्म करता है, वो सिविल रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे डन बाय वन पर्सन टू अनदर विच कॉजेज, क्या होना क्या चाहिए, डैमेज होना चाहिए एक तो, और एक इंजरी होनी चाहिए। डैमेज भी होना चाहिए और इंजरी भी होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। इंजरी का मतलब है आपकी लीगल राइट्स वायलेट होने चाहिए। इंजरी का मतलब क्या है, सीधा सीधा आपके लीगल राइट्स वायलेट होने चाहिए। और डैमेजेस का मतलब है आपको कितने पैसों का नुकसान हुआ है। जैसे कि अगर कोई ड्रिल मशीन से वो गड़गड़ कर रहा है, उससे आपकी छत गिर गई है, उससे आपकी पंखा गिर गया है, एसी लगा था वो गिर गया है, तो वो क्या आपका डैमेजेस में काउंट होगा। तो डैमेजेस में काउंट हो रहा है, तो डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी लॉसेस। मॉनेटरी मतलब पैसे की हानि, क्या बोलेंगे अपन, मॉनेटरी लॉसेस। पैसे की जहाँ हानि होगी उसे डैमेजेस में अपन इंक्लूड करेंगे। और इंजरी का मतलब है आपका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन, डैमेजेस एंड द इंजरी, क्लियर। चाहे डैमेज और इंजरी आदमी ने जानबूझ के की है या अनजाने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर damages or injury was intentionally or non intentionally। समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं अपन यहाँ पर, मैंने एक टर्म लिखी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अपने इस टर्म को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ये टर्म क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। ये टर्म है लिक्विडेटेड डैमेज। क्या होता है, सबसे पहले यह बेटा इधर देख ले, बैठाने के लिए नहीं बैठाया मैंने, पढ़ने के लिए बैठाया है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है कि ऐसा नुकसान जो कि पहले से लिखा हुआ है। ये मोस्टली लिक्विडेटेड डैमेज जो होता है कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि इस तारीख को मैं आपको पैसे दूंगा, इस तारीख को मैं आपको माल दूंगा। अगर माल में देरी हो जाए, माल में कमी हो जाए तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दूंगा वगैरह वगैरह। उस सभी चीज़ों में पेपर वर्क में लिखा हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी अपन पढ़ेंगे तो वो काफ़ी इजी रह जाता है जज के लिए, क्योंकि वो तो पेपर पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ के ही जज को डिसीजन देना है। लेकिन टॉर्ट में क्या होता है, उसको अपना खुद का डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है विच इज़ नॉट प्रीवियसली रिटर्न, विच इज़ नॉट प्रीवियसली, पहले से कोई लिखा हुआ नहीं है, विच इज़ नॉट प्रीवियसली रिटर्न, यानी ऐसे डैमेजेस जो कि पहले से नहीं लिखे हुए। यानी आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि टॉर्ट में कौन से डैमेजेस होते हैं, तो आपको कहना है अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होते हैं, विच इज़ नॉट प्रीवियसली फिक्स्ड या रिटर्न, जो कि पहले से लिखे हुए नहीं है। सेकेंड कि अब टॉर्ट में सर क्या क्या हो सकता है। टॉर्ट में देखो, पहला है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करता है, किसको, रेपुटेशन को, उसकी इज्जत को, उसकी गरिमा को, उसकी डिग्निटी को हार्म करता है, चाहे वो बोलकर या कोई काम करके, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। और मैंने कल इसका उदाहरण आपको दिया था। सेकेंड है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है हिंदी में अतिक्रमण। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। अब उनको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में याद रखें। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसके मर्जी के बिना, विदाउट हिज कंसेंट आप उसमें घुस जाते हो, आप उस चीज़ का यूज़ करते हो, तो वो ट्रेसपास कहलाता है। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि अगर आपका एक घर है और उसमें जिम है या स्विमिंग पूल है, कोई भी दूसरा व्यक्ति आके उसको इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता भी नहीं है, तो वो किस में आएगा, ट्रेसपास में आएगा, और वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आएगा। यानी कि ट्रेसपास में आप किसकी बात करोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी की। कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर लूज हो रही है, हार्म हो रही है, या कोई इसका विदाउट आपकी कंसेंट से यूज़ कर रहा है, इट विल इंक्लूड इन ट्रेसपासिंग एज वेल एज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ओके बेटा।
नेक्स्ट है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है इंग्लिश में धोखा देना, बिट्रे करना, धोखा देना, लेकिन यहाँ पर टर्म्स है तो डिसीट तो अपन डिसीट को ही समझेंगे। डिसीट का मतलब है कि मैंने आपको किसी भी चीज़ के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। फ्रॉड कैसा कि जैसे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ो, दूसरा एग्जांपल, आपने मेरे को पैसे दिए कि सर मेरे को एक सेकेंड हैंड मोबाइल चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए, तो 20,000 रुपये मैंने ले लिए और आपको मैंने मोबाइल तो दिया लेकिन वो डैमेज था या वो सही नहीं था, या जैसे कि कोई और कंपनी का बोला और मैंने कोई और कंपनी का दे दिया, आपने नया मांगा मैंने सेकेंड हैंड दे दिया, आपने पैसे दिए ओरिजिनल के और मैंने चोरी का माल पकड़ा दिया, तो आपके साथ क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। आपके साथ क्या हुआ? फ्रॉजरी हुई, फ्रॉड हुआ। तो आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो आप उसको कहते हैं डिसीट करना होता है, तो डिसीट भी टॉर्ट में इंक्लूड होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप पिछले 3 लेक्चर से और आगे आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि टॉर्ट में क्या होता है। आज समझ में आ गया पक्का। अब बढ़ते हैं टॉर्ट के दूसरे लेवल पर। दूसरा लेवल ये है, वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पर डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। क्या होता है? प्रिंसिपल या सिद्धांत, इतना कोई बड़ा नहीं है। इसमें अपन कुछ एक फ्रेम याद करेंगे और उस पर केस पढ़ेंगे, केस क्या थे, केस लॉ क्या थे, वो सारी चीज़ें अपन समझेंगे। पहली फ्रेम है, ध्यान से पढ़ना, इंजूरिया सीने डैमनम। क्या लिखा हुआ है? इंजूरिया सीने डैमनम। ये मैंने जैसे बोला कि ये वर्ड क्या है, लैटिन वर्ड है, तो इसमें काफ़ी ऐसे लैटिन वर्ड का प्रयोग होगा जिसको अपन को समझना है। फर्स्ट है इंजूरिया सीने डैमनम। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा व्हाट डज इट मीन इंजूरिया सीने डैमनम। तो देखो, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, सीने का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। ओके, सेम इसका रिवर्स है, डैमनम सीने इंजूरिया। तो डैमनम का मतलब डैमेज, सीने का मतलब विदाउट, इंजूरिया का मतलब इंजरी। आई होप कि इतना तो टफ है नहीं, आप याद रखो, याद हो सकता है। इंजूरिया सीने डैमनम, डैमनम सीने इंजूरिया। फर्स्ट क्या है? इंजूरिया सीने डैमनम। इसका ये केस था, आप समझना, आपको हज़ारों केसेस पढ़ने पड़ेंगे, हज़ारों केसेस याद करने पड़ेंगे, तो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला केस है एशबे वर्सेस वाइट। ये दोनों एक व्यक्ति का नाम है। ये केस आया था 1703 में। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि जो टॉर्ट है वो किसी भी सेक्शन नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, किसी भी कानून पास नहीं है, और ये टॉर्ट जो है, ये कानून या लॉ या जो भी है, ये यूके ने इंट्रोड्यूस किया है ऑल ओवर वर्ल्ड को। तो जितने भी सारे केसेस होंगे इनिशियल पीरियड में, वो सारे अपन को यूके से मिलेंगे। और इन पे डिसीजन भी, जुडिशियल डिसीजन कैसे आया है? जज ने खुद ने डिस्क्रिशनरी पावर लगाकर, अपना सोच समझकर लगाकर। तो क्या है ये एशबे वर्सेस वाइट? क्या है कि एशबे नामक एक व्यक्ति था, इलेक्शन चल रहे थे, और इस व्यक्ति के पास में वोट देने वो गया और उसके पास में सारे वोटिंग कार्ड थे, खुद का आइडेंटिटी कार्ड भी था, वोटर कार्ड भी था, और उस जगह पर, उस प्रोविंसेस में जहाँ पर वोटिंग हो रही है, उस लिस्ट में उसका नाम भी था। ठीक है, वाइट जो था वो वहाँ पर ऑफिसर लगा हुआ था जो कि इन सभी को डॉक्यूमेंट चेक करने वाला है, और जो जो वैलिड है उनको अप्लाई करता है कि आओ और वोट दो, जो वैलिड नहीं है उनको मना करता है। ठीक है, समझ में आ गया केस। एशबे के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट थे और उसके पास में राइट टू वोट भी था कि वोट देने का अधिकार, लेकिन उसके बावजूद वाइट ने उसको वोट देने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो एशबे ने केस फाइल किया। एशबे ने क्या किया? केस फाइल किया। तो वाइट ने बोला, एशबे ने सारे अपने लीगल डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश किए जज के सामने, और इस ऑफिसर को भी बुलाया गया। तो ऑफिसर ने कहा
कि चलो मान लिया इसके पास में सारे पेपर थे और मैंने उसको वोट देने के लिए मना कर दिया, लेकिन जिसको ये व्यक्ति वोट देने जा रहा था वो तो जीत गया ना। ये क्या कह रहा है कि भाई इसके वोट देने या न देने से कोई डैमेज या कोई इंजरी तो हुई नहीं। भाई जिसको वोट देना था वो तो जीत गया, कोई डैमेज या कोई इंजरी तो हुई नहीं है ना, तो फिर काहे का केस, इसने ये कहा। तब जज ने कहा कि देखो डैमेज हुआ हो या इंजरी हुई, डैमेज नहीं हुआ है पर इंजरी तो जरूर हुई है। कौन सी इंजरी हुई है कि आपने इसके लीगल राइट्स को, लीगल राइट क्या, राइट टू वोट, उस लीगल राइट को आपने क्या किया, इन्फ्रिंजमेंट किया, आपने उसको रोका है, बाधित किया है, तोड़ा है। तो फिर इसका अधिकार है राइट टू सूट, केस को फाइल करने का। समझ में आया? यानी कि इसमें डैमेजेस नहीं है लेकिन फिर भी इंजरी हुई है तो भी आप केस को फाइल कर सकते हो। इस टर्म्स का ये मतलब है इंजरी विदाउट डैमेजेस, यानी इंजरी होती है और डैमेजेस नहीं होता है तब भी अपन केस को सूट कर सकते हैं, और ये उसका एक एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, डैमनम सिने इंजुरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। एक स्कूल थी जिस स्कूल का नाम था री लॉस्टर ग्रामर स्कूल। सर आपने तो जी लिखा हुआ है, लॉस्टर क्यों पढ़ रहे हो? तो ये बेटा लॉस्टर, ये जी साइलेंट है इसमें। ये एक स्कूल का नाम है, केस था 1410 का 1410 का केस था, जिसमें क्या था कि इस स्कूल में एक टीचर टीचर पढ़ाता था और उस टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते इसी स्कूल के जस्ट सामने एक नई स्कूल खोल ली अपने जैसे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिससे इस स्कूल को अपनी फीस कम करनी पड़ी, तो इस स्कूल के डायरेक्टर ने या ओनर ने केस को फाइल किया और ये कहा कि आपकी वजह से हमें क्या हुआ है, मॉनेटरी डैमेजेस हुए हैं, आपकी वजह से हमें पैसों की हानि हुई है, पैसों का नुकसान हुआ है, तो आप हमें कंपनसेशन दें, आप हमें भुगतान करें। तब इसमें कंक्लूजन क्या निकला था, कंक्लूजन निकला था कि देखो डैमेज तो हुआ है, आपका डैमेज हुआ है, वो मॉनेटरी लूजेस पता है अपन को, लेकिन आप लीगल राइट तो आपका वॉयलेट नहीं हुआ ना, आपके कोई भी लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है यू कैन नॉट फाइल द केस इफ नो इन्फ्रिंजमेंट। कंक्लूजन क्या निकला, इफ नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, अगर किसी भी तरीके का राइट का उल्लंघन नहीं होता है तो किसी भी तरह का आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? डैमेज विदाउट इंजरी। तो एक चीज़ और समझा देता हूँ कि अगर इंजरी हुई है और डैमेज नहीं हुआ है, इंजरी हुई है, इंजरी मीन्स लीगल राइट्स वायलेट होना, तो आप केस फाइल कर सकते हो, यू आर वैलिड टू फाइल द केस। और अगर डैमेज हुआ है और इंजरी नहीं हुई है तो आप केस को फाइल नहीं कर सकते। मतलब इंजरी होना बहुत ज़रूरी है, वेदर आपके डैमेजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। लास्ट बात, टॉर्ट के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो भी डिसीजन आता है वो कंपनसेशन का आएगा। डिसीजन क्या आएगा, जेल नहीं होगी, किसी को भुगतान किया जाएगा किसी भी चीज़ का। जैसे डैमेजेस हुए हैं तो वो आगे वाला आदमी यानी कि टॉर्ट फीजर जो भी होगा वो आपको भुगतान करेगा। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में इससे आगे अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।